कोरोना और महंगाई के दौर में सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति के बीच तब उबाल आ गया जब ड्रैगन ने आग उगलना शुरू कर दिया। भारत चीन सीमा पर हुई झड़प ने देश की राजनीति में उबाल ला दिया। चुपके चुपके हमारी सरहद में कदम बढ़ाते चीन को जब भारतीय सैनिकों ने रोका तो चीन ने अपना असली रंग दिखा दिया। इसके बाद घायल सैनिकों की बढ़ती संख्या से देश की जनता में आक्रोश फैल गया। भारत चीन सीमा पर उपजे इस तनाव के दौर में देश की सियासत की पेशानी पर बल पड़ गए। कांग्रेस ने इस पर पीएम मोदी पर कई सवाल दागे। इन सवालों के जवाब का इंतजार शुरू ही हुआ था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को सलाह देते हुए कहा कि वो जो भी बोलते हैं उसका असर देश और आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। कोरोना, महंगाई और सीमा तनाव के तिहरे संकट से घिरे देश ने ये उम्मीद की कि शायद सियासत एक जाजम पर बैठकर इनसे निपट लेगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। पहले तो बारी आई कोरोना पर बयानों की। लॉकडाउन तक ठीक चला विपक्ष का साथ, अनलॉक 1 के बाद संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े के साथ छूटता चला गया। विपक्ष ने इस फैसले पर सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया। विपक्ष ने राज्य सरकारों के साथ वर्चुअल मीटिंग के कई दौर किए, लेकिन प्रवासी मजदूरों के पलायन ने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। लॉकडाउन के बीच देश भर में उद्योग धंधे बंद रहने से देश की अर्थव्यवस्था ने गहरी सांस लेना शुरू कर दिया। कई संशोधित आदेशों के साथ इन कल कारखानों को खोलने का फैसला भी लिया गया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। दबाव बढ़ता देख पीएम मोदी ने इन हालात को पटरी पर लाने के लिए कमान सौंपी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। लगातार 5 दिन तक देश की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने की कोशिश में 20 लाख करोड़ का पैकेज किस्तों में सामने रखा। विपक्ष ने फिर अपना सियासी धर्म निभाया और इस पैकेज का विश्लेषण सामने रख दिया। कहा गया कि असल में 20 लाख करोड़ का महज कुछ प्रतिशत ही असली पैकेज है, बाकी पुराने आंकड़ों को जोड़कर 20 लाख करोड़ बताया गया है। कई तरह के संकट के दौर के बीच भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान के बाद राजनीति का पारा थोड़ा और चढ़ा, लेकिन इन सब के बीच 3 तरफा संकट से घिरे देश को इससे उबारने पर चिंतन कम हो गया। जरूरत इस बात की है कि पहले घर से बाहर की लड़ाई का मुकाबला एकजुट होकर किया जाए, ताकि देश फिर खुद को मजबूत कर सके, न सिर्फ कोरोना और महंगाई से लड़ाई में, बल्कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने की दिशा में भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून आपने देखा। देश और दुनिया कोरोना से जूझ रही है, हम महंगाई से जूझ रहे हैं, सीमा पर तनाव है उससे जूझ रहे हैं, लेकिन देश में सियासी बवाल कम नहीं हो रहा। माना यह जा रहा था जब कोरोना में सब में बड़प्पन दिखाई दे रहा था कि हर राजनीतिक दल ये कह रहा था कि इस महामारी से निपटने के लिए हम एकजुट हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सब्र टूटता चला गया और वही हमारी जो सियासी रंगत है वो चढ़ने लगी। चले वहां भी ठीक है, लेकिन अब सीमा पर तनाव है, देश में राजनीतिक बवाल है। तो दोनों ही पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में ये बयानबाजी उचित है या फिर ये कहें कि बिल्कुल ये जरूरी वक्त है, और सीमा पर जो पोजीशन है उसकी वजह गलवान गाठी है या फिर कुछ और भी है। तो ये तमाम पहलू हैं, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हैं, पूर्व सेनाधिकारी ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से वरुण पुरोहित साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ एक बात हर कोई जानना चाहता है कि 1962 में जब भारत और चाइना के बीच यही गलवान घाटी से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक ये युद्ध के हालात बने, लगभग कहा जाता है कि 1 महीने के आसपास हमारा युद्ध चला। 67 में फिर एक दायरे में रहा और फिर उसके बाद 75 में गश्ती दल पर जो हमला किया गया, लेकिन उसको भी मान के चलते हैं, उसके बाद में कभी नहीं हुआ। फिर फेजेज में हमारे यहाँ पे कुछ संधियां भी चलती रही।
यहाँ हर कोई ये जानना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ। क्या हमारी सड़क, जिसके लिए 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में बताया गया था कि 3200 कुछ किलोमीटर कंप्लीट हो चुकी है और ये सड़क लगभग 3400 कुछ किलोमीटर बननी है और बॉर्डर रोड और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे कंप्लीट कर रहा है। क्या वास्तव में जो LAC गलवान घाटी ये एक वजह है या कुछ वजह और है जो दोनों मुल्कों के बीच 45 साल बाद इस तरह से तलखी हो रही है? कोई और वजह हो सकती है इसकी, क्योंकि अलग अलग बातें आती हैं निकल के। देखिए योगेंद्र जी, अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो उसको हम किसी एक कारण को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। एक कारण होता है, पहले से स्थिति में कुछ प्रॉब्लम होती है, बिगड़ी हुई होती है, उसको वो कारण होता है, वो ट्रिगर कर देता है, उसको और ज्यादा बिगाड़ देता है, ये होता है। तो ये स्थिति पहले से कैसे क्रॉप अप हुई? एक तो जैसा कि आपने बताया, लोकल लेवल पे भारत अपना बॉर्डर एरिया पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना भी बना रहा है, चाइना पहले से भी बना रहा है, तो ये भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं। हम लोग जब देशों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं ना, तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि भारत और चाइना के बीच, चीन के बीच दुश्मनी का कोई कारण नहीं है। बॉर्डर डिस्प्यूट होना एक पड़ोसी में स्वाभाविक चीज है, जो डिस्प्यूट होता है, तनाव भी होता है, ये होता है। दूसरा यह है कि जब आप आर्थिक मामले में आए तो ट्रेड इम्बैलेंस किसी एक के फेवर में हो सकता है, दूसरे के, जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रेड का मामला संतुलित हो। तो ये दो कारण हैं जो युद्ध का कारण या इतने बड़ी दुश्मनी का कारण नहीं हो सकते। तो मैं प्रारंभ से ही एक चीज को मान के चलता हूँ, भारत और चीन के बीच में युद्ध नहीं हो सकता किसी भी रूप में। उसका पहला कारण तो यह है कि आज डिटरेंट बहुत हैं दोनों तरफ की, दोनों देश बहुत मजबूत हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, और दूसरा कि दोनों देश सभ्य देश भी हैं। लेकिन ये जैसा आपने एक सवाल पूछा कि ये इस समय क्यों हुआ, इसके कारण हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ढूंढना चाहिए। क्योंकि हम जब अध्ययन करते हैं तो दुश्मनी कब होती है दो देशों के बीच में? दुश्मनी उस समय होती है जब एक देश दूसरे देश को उसकी जो प्रेजेंट पोजीशन है ग्लोबल लेवल पे या अपने डोमेस्टिक लेवल पे, उसमें डिस्प्लेस करे, उसको उसकी जगह वो आ जाए और उसको नीचे धकेल दे। तो भारत चीन को कहीं भी डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। चीन की अपनी एक पोजीशन है, भारत उस पोजीशन से थोड़ा नीचे है चीन की। तो मेरे राष्ट्रवादी भावनाएं तो मेरी भी हो सकती हैं, लेकिन जो यथार्थ है वो हमें स्वीकार करना चाहिए। तो चीन की पोजीशन है वो किसको डिस्प्लेस कर रही है? वो अमेरिका को डिस्प्लेस कर रही है। तो चीन ने क्या किया कि बहुत पहले अपने दो शताब्दी उद्देश्य तय किए थे। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का, जो अगले साल पूरा हो रहा है जी, वो उद्देश्य था कि मॉडरेटली प्रोस्पेरस सोसाइटी बनाना है, तो चाइना उसको तो अचीव कर लिया। और दूसरा था कि एडवांस कंट्री बनना है, इसका मतलब सुपर पावर बनना है, वो है चाइना की स्थापना का, जो कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना हुई। मेरा सवाल सर इस वजह से भी था, ये जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार चाइना का केवल भारत के साथ तनाव के हालात नहीं है, वो अपने नेबर कंट्रीज दूसरों के साथ में भी इसी तरह की स्थितियां हैं। तो जैसे आपने संकेत दिया कि चाइना जो है अपने आप को एक सुपर पावर बनाना चाहता है और हम थोड़े से अमेरिका की तरफ जो झुकाव है, क्या वो वजह तो नहीं है कि जो अभी एक किरकिरी बन रहा हो भारत चाइना? वही बात योगेंद्र जी मैं बता रहा हूँ। अमेरिका में जब ओबामा के प्रेसिडेंसी थी तो अमेरिका ये मान के चलता था कि भारत को साथ लेना, भारत के साथ अलायंस करके चाइना को कंटेन करना मुश्किल है, ये ओबामा प्रशासन की समझ थी। तो उन्होंने क्या किया कि एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन की बात की और उसमें साउथ ईस्ट एशिया को चीन को कंटेन करने के लिए यूज करने की कोशिश की कि साउथ ईस्ट एशिया है वो एशिया का केंद्र बिंदु है, पॉइंट है। लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। चाइना की एक तो डिप्लोमेसी अच्छी थी, वो छोटे छोटे कंट्री हैं, और आसियान एक इतना कंपोजिट ग्रुप नहीं हो पाया जैसा यूरोपियन यूनियन है। तो वो अमेरिका की पॉलिसी फेल हो गई। तो फिर अमेरिका ने ये सोचा भारत की तरफ शिफ्ट किया जाए और चाइना को कंटेन करने की कोशिश किया जाए कि सुपर पावर नहीं बने, अमेरिका को डिस्प्लेस नहीं किए। तो उन्होंने एक इंडो पैसिफिक रीजन का कंसेप्ट दिया और भारत को ये कहा कि देखिए इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें चाइना
प्रभाव जमाना चाहता है उसमें भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो अमेरिका भारत के साथ है और ऐसा लगा कि भारत अमेरिका की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। और कुछ हमारे थिंक टैंक ने यह कहा कि इजराइल, अमेरिका, भारत को एक साथ एक दूरी बनानी चाहिए। तो उससे चाइना को थोड़ा चाइना भयभीत हो गया। तो चाइना ने ये प्रेशर की, दबाव की राजनीति बनाई कि भारत अमेरिका के साथ अलायंस नहीं करे, पार्टनरशिप करे, व्यापार करे, चीन को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर भारत अलायंस करता है तो चीन को आपत्ति है, क्योंकि उसमें चीन के कंटेनमेंट की बात आती है। और अभी जो भारत की पिछले कुछ दिनों से डिप्लोमेसी जिस तरह की चल रही है, मुझे लगता है भारत चीन को विश्वास दिला देगा कि भारत किसी भी रूप में अमेरिका के साथ चीन विरोधी अलायंस में सम्मिलित नहीं। मैं वापस लौटूंगा आपके पास, मैं वापस लौटूंगा। यह एक सवाल भी बन रहा है, मैं आपसे जानना भी चाहूंगा, लेकिन मैं एक बार ब्रिगेडियर साहब के पास में जाना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ये बात कहना बहुत सहज है, लेकिन जो बॉर्डर पे होते हैं अलग परिस्थितियां होती हैं। आज हम जयपुर में बैठे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं कि पूरे देश भर में एक आक्रोश है। निश्चित रूप से आक्रोश, पहले ये माना जाता था कि पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1 है भारत का, लेकिन अब ये पाकिस्तान तो स्टैंड करता ही रह रहा है, लेकिन चाइना को भी हम उसी नजरिए से देख रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स की गोली जला रहे हैं। जगह जगह आक्रोश है। ये वह स्वतः आक्रोश है, कोई ये नहीं है कि किसी को मोटिवेट कर रहा हो। ये अंदर से एक उपजा हुआ राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा है लोगों में, वो निकल करके आ रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर कहीं भूकंप भी आता है तो लोग खड़े होते हैं। सेना की हताहत, शहादत, ये लोग बर्दाश्त, मुझे लगता है कि ये जो दृश्य मैं देखता हूं कारगिल के बाद से, बर्दाश्त शायद ये भी नहीं कर पाते हैं लोग कि ये ऐसा क्यों हुआ। वो चाहे बॉर्डर पे उनकी ड्यूटी हो, लेकिन हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी ये लगता है कि हमारे साथ ये गलत हुआ, तो चाहे चाइना हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि हम कितने तैयार हैं, भारत हो चाहे चाइना हो, कोई भी मुल्क युद्ध देख करके युद्ध चाहता है? क्या स्थितियां रहती हैं वास्तव में? युद्ध थोपा जाता है कि बिल्कुल हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बिल्कुल तैयार होते हैं कि युद्ध करना ही है? देखिए, बात है, जहां तक फौजों का सवाल है, फौज तो यही मान के चलते हैं कि कल युद्ध होने वाला है, और हम कांस्टेंट, हमारा काम ही, हमारी रोजी रोटी इसी में है कि हम रोज ट्रेनिंग करते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, रोज फिजिकल फिटनेस करते हैं, कोर्सेज करते हैं। हमारी ट्रेनिंग थ्रू आउट द ईयर चालू रहती है, और उसके अंदर आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग से लेके कलेक्टिव ट्रेनिंग, वॉर गेम्स, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स होते रहते हैं। लेकिन मैं प्रोफेसर साहब वाली बात का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि हम हमेशा 24 आवर्स तैयार हैं। आज भी यदि कोई अटैक होता है तो हमारे ड्रिल्स, हमारी प्लान्स, हमारी स्कीम्स, प्लान 1, 2, 3, कौन सी प्लान हमने एग्जीक्यूट करनी है, वो कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है, कुछ राजनीतिक डिसीजन होते हैं जो उन पर निर्भर करता है। जो भी राजनीतिक डिसीजन आता है, हमारी प्लान उसके मुताबिक हैं। हम चाइना से आज के दिन 1 to 1 लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है, और किसी हालत में भी उनसे किसी वजह से भी जो हमारा नॉर्दर्न सेक्टर है उसमें हम कमजोर नहीं है। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल बात करना चाहूंगा कि ये क्या वजह है कि चाइना इस तरह से आज हमारे खिलाफ हो गया। ये सारे विद्वान मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि चाइना किस दिन हमारे खिलाफ नहीं था। राइट फ्रॉम डे 1, दैट इज 47 ऑनवर्ड्स, हम अपीजमेंट करते रहते हैं, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। कभी कोई झूला झुलाता है, कभी कोई भाई चीनी भाई, क्या है, हिंदी चीनी भाई भाई और पंचशील का नारा, कुछ इस तरह के जुमले हम करते हैं। लेकिन चाइना इज वेरी क्लियर इन हिज कॉन्सेप्ट। वो देश भारत का दुश्मन है, और आज भी है, शुरू 47 से था, और वो हमेशा जाहिर करता है, वो छुपाता नहीं है। हम लोग छुपा देते हैं, लेकिन वो छुपाता नहीं है। हम क्यों नहीं समझते इस बात को, मुझे नहीं पता। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। आप देखिए 50 से 60 से 70 से आप नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी हुई, उसको हथियार, ट्रेनिंग और कौन देता था? चाइना के सारे वेपनरी चाइना की थी, ट्रेनिंग चाइना की थी, कॉन्सेप्ट चाइना का था। और आज जो नक्सलवाद चल रहा है उसमें ट्रेनिंग, हथियार और कॉन्सेप्ट किसका चल रहा है? ये चाइना का है। ये पूरे भारत को हमेशा ये समझता रहा है कि यदि एशिया में, सबसे पहले तो आप जब कोई लीडरशिप करते हो, कोई लीडरशिप होता है तो अपने लोकल लेवल पे करना चाहता है। तो एशिया में वो लीडरशिप स्थापित करना चाहता है, अपनी हेजेमनी, जिसमें केवल एक ही राष्ट्र है जो उसका मुकाबला कर सकता है। उसको पता है, हमारा पोटेंशियल पता है।
तो वो शुरू से ही हमें दबाना चाहता है, शुरू से ही हमें कमजोर रखना चाहता है, ताकि हम उसके बराबर कभी नहीं आ सके। हम इस बात को समझते नहीं है। आप देखिए, अभी फिलहाल की बात बताता हूं, जब मोदी जी ने साबरमती आश्रम पर झूला झुला रहे थे, उनको उसी दिन, उसी वक्त जब वो झूले पे झूल रहे थे, वहां पे उनका इनग्रेशन हो रहा था बॉर्डर के ऊपर। ये डोकलाम में, हाँ, डोकलाम में। तो ये आप देखिए कि ये जब आप खुशी मना रहे हो, उनका स्वागत कर रहे हो, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हो, उनके मेजबानी कर रहे हो, और उसी वक्त वो एक दुश्मनी का काम करते हैं जो इंडिकेशन दे रहे हैं। लेकिन हम नहीं समझे, ये हमारा नाड़ीपन है। हम कब समझेंगे मुझे नहीं पता है। आज भी हम नहीं समझ रहे हैं। आज की सरकार है, जो पॉलिटिकल मसला जो आप उठा रहे हो आज, मुझे पता है ये क्यों हो रहा है। आप साफ स्टेटमेंट नहीं देते हैं, सामने खुल के नहीं आते हैं। वो खुल के आ रहा है, उसने सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे खिलाफ काम किया है, हमारे खिलाफ पीओके में उन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, वो जो भी चीनी पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है वो हमारे खिलाफ बनाया है। अक्साई चीन हमारी ले रखी है, कोराकोरम हमारा ले रखा है उन्होंने, और वो अरुणाचल प्रदेश का मसला हमेशा बनाए रखते हैं कि हमारी, वो भी हमारा देश है। तो इसलिए आप उसको दुश्मन मान के, हर एक चीज दुश्मन मान के ओपनली आना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये इससे क्या हो जाएगा, कौन सी काया पलट हो जाएगी। वो प्रोफेसर साहब की एक सेकंड, प्रोफेसर साहब की एक बात से मैं सहमत हूं कि वो लड़ाई नहीं करना चाहता है, वो लड़ाई कर भी नहीं सकता है भारत के खिलाफ। उसको पता है वो भी बर्बाद हो जाएगा, हम तो होंगे सनम, लेकिन उनको भी ले डूबेंगे। तो इसलिए वो, क्योंकि वो सभ्य राष्ट्र है, हम भी सभ्य राष्ट्र है, इसलिए पर हमें एकदम ऑपोजिट उसके साफ साफ खिलाफत करनी चाहिए। उसकी कोई अपीजमेंट नहीं, चाहे आप इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो, और मिलिट्री तो है ही है। जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार वरुण पुरोहित जी के पास में जाना चाहूंगा। वरुण जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि देश कभी भी इस तरह के बॉर्डर के तनाव होते हैं तो निश्चित रूप से एक मुश्किल घड़ी होती है, लेकिन हमारे यहाँ बयानबाजी चरम पर है। राहुल गांधी जी ने पहले दिन ही निशाना साधा कि मोदी जी कहां छिपे हो, बाहर निकल करके आओ। उसके बाद जब ये सर्वदलीय बैठक हुई तो उसके बाद में फिर उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उनके लिए, मतलब एक तरह से झूठे साबित करने के लिए बीजेपी ने कहा कि देश का अपमान है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हर आम व्यक्ति, जितनी उसकी समृद्धि है, जितनी उसकी स्थिति है, जितनी उसकी औकात है, औकात शब्द इस वजह से कह रहा हूं कि हर व्यक्ति का जो जितना जज्बा है, अब ये देखिए बहुत सारे परिवारों की ये ऐसी मन से एक निष्ठा हुई है कि मैं चाइनीज प्रोडक्ट को यूज नहीं करूंगा। लेकिन हम ये क्यों नहीं करते हैं कि बयानबाजी को किस स्तर तक लेके जाएंगे? कोई वक्त होता है कि बिल्कुल उचित वक्त है कि नहीं, ये तो देश ऐसे ही चलेगा। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो ब्रिगेडियर साहब ने इतनी बढ़िया बात कही अभी कि चाइना हमारा 1947 से ही दुश्मन है, बिल्कुल सबसे सब सर्वविदित है, सबको पता है। शुरू से हमारे लैंड को शुरू से कब्जा करता जा रहा है, आता जा रहा है। इंदिरा गांधी ने कभी मुंह नहीं लगाया चाइना को, और चाइना की हवा निकल जाती थी इंदिरा गांधी के नाम से। अब जो आप पॉलिटिकल बयानों की बात कर रहे हो, तो आप बताइए, प्रधानमंत्री 15 तारीख को कोई एपिसोड होता है, हमारे शहीद हो जाते हैं जवान, तो उसके बारे में रक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री 3 दिन बाद आके कुछ कह रहे हैं। ये स्पष्टता क्यों नहीं है भाई? अगर आप देश के प्रधानमंत्री हो, सारा देश आपके साथ खड़ा है, तो आपको स्पष्ट दूसरे दिन ही आ जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सेम डे आना चाहिए कि आपका अगर कोई जवान पे वहां झड़प हुई है, जवान आपके शहीद हो रहे हैं, तो आपको दर्द नहीं हो रहा है क्या? आप 3-3, 4-4 दिन बाद बयान दोगे प्रधानमंत्री होकर के? तो अपने आप ही क्वेश्चन होगा। अब ये बात क्या कर रहे हैं, पिछले आपने 7 दिन से देखा होगा, मैं भी टीवी देख देख के बोर हो गया। ये बीजेपी वाले बार बार राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी करते हैं। मुझे बताइए, एक सांसद है, अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आप उत्तर दो, उसको बुला लो मिलने के लिए। मंत्री क्यों नहीं बुला लेता? बुला करके रक्षा मंत्री बुला के बात कर ले सांसद से। सांसद की भी एक कोई राइट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है, आप बुला के क्यों नहीं बात करते हो? राहुल गांधी बस इनको तो खाली प्रोपेगेंडा के अलावा सर्वदलीय बैठक बुलाई ना अभी सर्वदलीय कब बुलाई? सारे प्रेशर होने के बाद बुलाई सर्वदलीय बैठक। सारे प्रेशर हो गया, सारा मीडिया बोलने लग गया जब जाके बुलाई। पहले क्यों नहीं आया होश प्रधानमंत्री को कि दूसरे दिन ही सर्वदलीय बैठक बुलाऊं, फटाफट कैबिनेट मीटिंग बुलाऊं? कैबिनेट मीटिंग बुलाना है, सर्वदलीय बैठक बुलाना, ये तो भूल ही गए आप। जब आपके बॉर्डर पे सेना है तो इमरजेंसी पार्लियामेंट का सेशन क्यों नहीं बुलाते हो? पूरा देश आपने खोल दिया, लॉकडाउन खोल दिया पूरा देश। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे भी आपने कहा कि प्रधानमंत्री को पहले होश क्यों नहीं आया, मुझे लगता है कि देखिए, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि देश जिस भी स्थिति में है,
सभी राजनीतिक दलों को पूरी गरिमा और बयानबाजी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि इसका क्या इंपैक्ट जाएगा। आज की बात नहीं कह रहा हूं मैं, मीडिया और विश्लेषक लंबे समय से, अरसे से चेताते आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से, कि ये बयानबाजी पर थोड़ा सा हमें संयम रखना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स दूसरे मुल्कों में भी जाती हैं, वहां से रिपोर्ट उसी तरह से तैयार होती है कि ये भारत की एक दूसरी इंटरनल जो है फोटो है वो है ये। नहीं, इंटरनल क्या सबको दिखती है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा फास्ट हो गई योगेंद्र जी कि अपने को चाइना के व्हाट्सएप से खबर आ जाती है, ट्विटर से आ जाती है, अमेरिका की आ जाती है, पूरे वर्ल्ड की ये एक दूसरे को खबर मिल जाती है। अब ये हम प्रधानमंत्री का साथ कौन नहीं दे रहा, आप ये बताइए। सबसे पहले पूरा देश खड़ा है। अब आपने अभी बात करी थी ये चाइनीज प्रोडक्ट्स की, आप चाइना का प्रोडक्ट तो 33% आपकी इकोनॉमी में घुस चुका, चाइना का प्रोडक्ट, आप उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द नहीं करना चाह रहे हो। अभी कुछ महीने पहले ही 3000 करोड़ का कितने का नागपुर में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब किसी सरकार ने भी दिया, आज आपकी ड्यूटी है, आप उस पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दो। अभी ब्रिगेडियर साहब ने कितनी बढ़िया बात कही, वो आप झूला झूल रहे हो और साथ के साथ आप डोकलाम में घुस रहे हैं। आप इतनी लिफ्ट क्यों देना चाहते हो चाइना को? आपको ऐसा क्या डर है, क्या प्रेशर है, आप चाइना के पीछे आना चाहते हो? ये चीजें जो है नेचुरली आम आदमी, कांग्रेस बीजेपी का हटा दीजिए, मैं एक सामान्य नागरिक की हैसियत से मेरे भी दिमाग में आता है कि एक दिन तो ये कह रहे हैं साहब घुसा ही नहीं, एक दिन कह रहे हैं घुसा ही नहीं, कभी कह रहे हैं घुस गया है। तो ये बयान ऐसे सरकार के विभिन्न बयान क्यों आ रहे, जबकि मीडिया इतना बढ़िया रोल कर रहा है, मीडिया सब दिखा रहा है। जनता को आपको बताना पड़ेगा कि चाइना अंदर घुसा नहीं घुसा। 3 इडियट्स पिक्चर में वो आपको वैली में आपकी पिक्चर आ जाती है, आप कुछ नहीं करते। आप सर्वदलीय बैठक ले गए, आप कुछ सांसदों को साथ लेते, कुछ मीडिया को साथ लेते, गलवान वैली दिखा देते ले जाकर के, अगर नहीं कब्जा किया चाइना ने तो। इसमें क्या दिक्कत है? देश को तो बताना चाहिए भाई, मैं आम आदमी हूं, सामान्य नागरिक हूं, मेरा ही खून, आप लड़ाई होगी तो मैं सबसे पहले साथ दूंगा सेना का, सेना के साथ खड़े। आज आप देखिए सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स को बोलना पड़ रहा है, इससे ज्यादा और क्या होगा? बयान दे रहे हैं रिटायर्ड ऑफिसर सेना के, जबकि सेना का काम पॉलिटिकल और बयान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये सब चीजें जो अस्पष्टता है वो जो वर्तमान में सरकार है उसके कारण है। तो प्रश्न तो उठेगा, सांसद प्रश्न उठाता है, आप उत्तर दीजिए। आपकी इस समय जब इमरजेंसी पोजीशन है, आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, मैं वापस आ रहा हूं पंकज जी के पास। एक बार पंकज जी से मैं जवाब ले लेता हूं। पंकज जी, विपक्ष के जो लोग हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं, कुछ विश्लेषक भी ये बात कहते हैं कि चाइना को लेकर के 15 जून से जो पोजीशन बनी, देखिए यूं तो 6 मई से स्थितियां चल रही हैं, जो 1 महीना ये जो बहुत क्रूशियल टाइम रहा है। और हम अगर बात करें तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार के कोई प्रयास नहीं है। 6 साल में 18 मीटिंग हो चुकी है भारत और चीन के बीच में, शायद आपको ध्यान होगा। और ये मीटिंगें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री स्तर से लेके सेक्रेटरी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उस स्तर तक मीटिंगें हुई हैं और डिफेंस की मीटिंगें भी हो चुकी हैं। 1 महीने में ही अगर बात करें सेना के अधिकारियों और इनके बीच में, ये 11 मीटिंगें अलग आप कॉल करिए, जिसको गलवान घाटी को लेकर के जो स्थितियां बनी। अभी भी जो मीटिंग हुई इसके 2 दिन बाद में, ये बात तो सही है कि चीन पीठ में छुरा घोंपने में बहुत माहिर है, और हो सकता है जो नीति निर्माता ऊपर बैठते हैं वह भी ये बात यकीन करते हैं, बहुत सावधानी से काम कर रहे होंगे। हम लोग दूर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि सरकार ने चाइना के मुद्दे पर देश को स्पष्ट स्थिति नहीं की। एक बार ये कहा जा रहा है कि वहां पे टेंट्स लगा दिए गए LAC पे, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। मोदी साहब सर्वदलीय बैठक में कहते हैं कि बिल्कुल 1 इंच जमीन पर भी किसी ने कब्जा नहीं किया। फिर ऐसे हालात क्यों बने? ये सवाल लगातार सामने आ रहा है विपक्ष की ओर से। देखिए योगेंद्र, 2 बात है सामने। पहली बात आपने कहा कि जो है सवाल क्यों है, सच क्या है। आप देखिए कि वहां के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने भी जो है वहां की जो है स्थिति को बताया कि गलवान घाटी पर 1 भी इंच पे जमीन पे कब्जा नहीं है। मेरे ख्याल में राजनीतिक बयानबाजी के बाद में यदि वहां के ऑफिशियल स्टेटमेंट यदि आता है तो मेरे ख्याल में उसको मानना चाहिए, और उन्हीं को नहीं। और आप वरुण जी कहते हैं कि एक सांसद है, मैं कह रहा हूँ सांसद छोड़िए ना, सांसद कौन है भाई? जनता से ऊपर है सांसद। जब आपके नेता जो है सोनिया जी जाकर के सर्वदलीय बैठक में जाके आ गई, आपके नेता की जाने के बाद में उनसे बात हो गई है, उसके बाद में भी आपकी स्टेटमेंट देखिए। आप मुझे बताइए, किसी पूरे विश्व बता दीजिए कि इस तरह के स्टेटमेंट किसी में उसमें आए क्या? और यही नहीं, ये पहला स्टेटमेंट नहीं है, लगातार चाहे आप उनको खूनों की दहाली का स्टेटमेंट ले लीजिए, चाहे आप उनके सबूतों का मांगने का स्टेटमेंट ले लीजिए, चाहे अभी जो है प्रधानमंत्री का पर है। मैं कह रहा हूं कि क्या एक पार्लियामेंट मेंबर छोड़िए, एक साधारण व्यक्ति के भी स्टेटमेंट ऐसे नहीं हो सकते जो स्टेटमेंट जो है इनके राजकुमार के हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ। और आप देखिए कभी भी दूसरी बात देखिए, आप
कि लगातार ये जो चीजें हो रही है, देखिए इन चीजों को यदि आप देखें तो पिछले यदि आप 1 महीने के अंदर देखें तो कश्मीर में लगातार जो आतंकवाद कम हो रहा है, तो उसका जो है नुकसान क्या बेसिकली चाइना को पता नहीं क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान को पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आप वहां नहीं पूछ रहे हैं, वहां बात नहीं कर रहे हैं। आप वहां पर बात किसके साथ कर रहे होते हैं? सेपरेटिस्ट के साथ कर रहे होते हैं। वहां पर आप बात किसके साथ कर होते हैं? पत्थरबाजों के साथ कर होते हैं। लेकिन ऐसी चीज क्या है, जब आपकी चीजें हैं और इन चीजों में आपके लिए सर्वदलीय बैठक बुला दी गई, आपके लिए जो पार्लियामेंट का सेशन बुला लीजिए, इतना बड़ा काम मैं कर रहा हूँ कि आपने 1962 में पार्लियामेंट सेशन में क्या बुलाया था और माननीय जो है नेहरू जी ने क्या कहा था और त्यागी जी ने उसका जवाब क्या दिया था वो पूछ लें, और अटल जी ने क्या कहा था वो भी आपको याद होगा। और उसके बाद इन्होंने कहा इंदिरा जी का टाइम बता दीजिए भैया, आपने चाइना के साथ क्या क्या किया था, सिक्किम में आपके साथ कब आया था, आप ये बता दीजिए। प्रोफेसर साहब बैठे हुए, मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों को लेकर के और खास करके मैं एक मिनट कोट करता हूँ आपको कि इन चीजों में लगातार यदि नरसिम्हा राव जी की पॉलिसी थी और किसके प्रधानमंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी के थे या कांग्रेस के थे? कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे साथ को कहा कि जाकर के चाइना के बारे में यदि कोई चीज लेनी है तो एक बार आप वाजपेयी जी से पूछ लीजिएगा, उसको भी आप क्यों नहीं मानते हैं? आपने उनके साथ क्या व्यवहार किया? पंकज जी मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ, पंकज जी एक बात कहना चाहूंगा मैं यहाँ पे, 1975 के बाद 1988 में चाइना के साथ में संबंध और बेहतर हो सके, 1988 के अंदर राजीव गांधी ने एक पहल शुरू की, 1993 के अंदर नरसिम्हा राव और 96 भी उन्होंने कोशिश करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने वापस कोशिश की कि ये बिल्कुल इसमें पूरी तरह से ये एलएसी पे किसी तरह की स्थितियां नहीं बननी चाहिए। 96 में हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, वो बता भी सकते हैं, 96 में पहली बार संधि का रूप लिया और ये कहा गया कि वेपन्स नहीं उठेंगे वहां पे और आप अपनी दोनों तरफ से पेट्रोलिंग कर सकते हो। लेकिन यहां जो बड़ा सवाल है कि 45 साल बाद कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से हमें कुछ परेशानी हुई है, उस डेप्थ में जाने की जरूरत है। देखिए बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश को यह भी समझना चाहिए जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे रूलिंग कर रहे हैं इस समय, वो उन लोगों को ये बात समझने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से कोशिश भी कर रहा है, मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन ये आवश्यकता इस बात की है कि 45 साल बाद ऐसी क्या पोजीशन हुई है। निश्चित रूप से भारत पहले से 1947 में जब आजाद हुआ तब से आज भारत विकासशील से विकसित राष्ट्रों की ओर अग्रसर है। जब भी समय आएगा निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र होगा। तो ये तो है नहीं कि आज हम उस पोजीशन में हैं। 1962 का जो वॉर हुआ वो, या फिर 67 या 75 की जो भी हलचलें हुई, उससे आज भारत बहुत मजबूत है। जैसे कि अभी कहा अभी ब्रिगेडियर साहब ने कि अगर युद्ध हुआ तो ऐसा नहीं है कि हम ही डूबेंगे, चाइना भी डूबेगा। आज इतनी बड़ी ताकत है, एटॉमिक पावर हमारे पास में भी है, उसके पास में भी है, हर तरह की तैयारी भारत की भी है। बहुत बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं कि अगर कोई सामने वाला कहे ये राजनीतिक दलों के कोऑर्डिनेशन का अभाव है इस देश के अंदर, जो पिछले एक दशक से मुझे लगता है कि एक्सट्रीम और जा रहा है, ये उचित नहीं है। हम कोई भी मुद्दा तलाशते हैं, वो चाहे सेना की ओर से या सीमा पर तनाव हो, फिर हम आड़ लेते हैं डिफेंस की कि सेना के जवानों का मनोबल कम कर रहे हैं। दोनों तरफ से ये बात कही जाती है, दोनों तरफ से ही। जब एलओसी के ऊपर हमारे जवानों के साथ में स्थिति हो गई थी सिर काटने वाली, तब बीजेपी की ओर से बयान किए जा रहे थे। आज पोजीशन बदल गई है, आज बीजेपी सत्ता में तो यही बयान कांग्रेस कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बयानबाजी का एक वक्त होना चाहिए जो हर राजनीतिक दल को, सर्वदलीय बैठक तो इस बात के लिए बुलाई जानी चाहिए, क्या उचित समय ये आप लोगों को तय करना है कि कब कौन सी बयानबाजी देनी है। ये परंपरा बन चुकी है इस देश के अंदर, जो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। कि पाकिस्तान के साथ जो बात थी, पहले लगातार हमारी जो बातें होती थी चाइना से नहीं होती थी, पाकिस्तान से होती थी, और कश्मीर के मुद्दे को लेकर के लगातार हुआ करती थी। आप यही देख लीजिए पिछले 3 सालों में, 2.5 सालों में आपको लगा कि अब पाकिस्तान का तो एक जो है मुद्दा एक अलग कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान अब इतना लेता। कभी आपने पाकिस्तान को सोचा था कि पाकिस्तान के अंदर जाकर के हमारे जो है सैनिक उसको मार कर सकते हैं? मैं किसी भी रूप में, मैं ब्रिगेडियर साहब की बात को करता हूँ कि आज पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान तो बहुत छोटा है हमारे सेना के सामने, चाइना पे भी आज जो है हम कहीं कमजोर नहीं पड़ते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों के ऊपर आप लगातार प्रश्न उठाते हैं। देखिए राजनीति के अंदर आपने जो प्रश्न उठाए उनको उठाने का आपके पास जगह होती है, बात तो आप उठाते हैं, और जब उनके बाद में जब बातें होती है तो आप सार्वजनिक रूप से ट्वीट करते हैं। चलिए पंकज जी, आपने कुछ चीजें जो उठाई हैं इनका मैं जवाब वरुण पुरोहित जी से दिलवाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद जल्द आपके सवालों का जवाब दिलवाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं कोरोना, महंगाई, तनाव और सियासी उबाल के बीच में। मैं वरुण पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगा। देश के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। ये आप देख रहे हैं कोरोना की जद में दुनिया है और हम भी जूझ रहे हैं। इसी बीच महंगाई और बढ़ती जा रही है। महंगाई में आए दिन अगर फ्यूल प्राइस बढ़ते हैं तो तय मान के चलिए कि उसका असर हर चीज पे आएगा जो आपकी दिनचर्या से जुड़ी हुई है, हर चीज पे। क्योंकि डीजल से अगर कहीं भी कोई ट्रांसपोर्टेशन है तो निश्चित रूप से महंगा होगा। 7-8 रुपए बढ़ना कुछ दिन के अंदर ही, तो मुझे लग रहा है कि तो बड़ी एक विकट स्थिति है। और इसी बीच अगर तनाव हो जाता है, उससे निपटने के लिए निश्चित रूप से सहज नहीं होता। तनाव कहीं का देख लीजिए, घर का तनाव हो चाहे बॉर्डर का तनाव हो, तनाव ही होता है जिससे जूझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन चलिए, मैं यहाँ पे अभी पंकज जोशी साहब ने कुछ बातें कही कि अवसर नहीं था और राहुल गांधी जी ने जिस तरह की मर्यादा को तोड़ने की कोशिश, बीजेपी यही बात कर रही है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको लेकर के बीजेपी लगातार कह रही है कि मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए राहुल गांधी को। वक्त कौन सा है? अमित शाह जी का भी मैं बयान और ट्विटर देख रहा था, उनका भी ये कहना था कि इससे सेना का मनोबल टूटेगा और चाइना को एक अवसर मिलेगा। जी वरुण जी। योगेंद्र जी, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर इनकी वर्चुअल रैलियां करते हैं बीच में, जो बहुत राष्ट्र प्रेम की बात है, बहुत मर्यादा की बात है। लोग पटरियों पे कट के मर रहे हैं। महंगाई आपने बात करी, पेट्रोल 9.5-10 रुपए बढ़ा दिया इन्होंने, डीजल पेट्रोल। आप इनको बिल्कुल आम जनता की चिंता नहीं है। एक बात मैं आपको और बताऊं, सब्सिडी खत्म करने जा रहे हैं सिलेंडर की। अब जोशी जी इस बात पे जवाब देंगे, महंगाई कितनी बढ़ा दी देश के लिए, मिडिल क्लास को मारे जा रहे हैं। फिर बात करते हैं मर्यादाओं की। आम आदमी क्वेश्चन नहीं उठाए किसी बात पर, मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है ये चीज। फिर ये कौन सी वर्चुअल रैलियां कर रहे थे बिहार में जाके? और आप देखिए, मर्यादा का उल्लंघन किसने किया? सबसे पहले नेहरू जी का 62 का नहीं है, मोदी का भारत है, मोदी का भारत है। मोदी ने क्या बना दिया भारत में? सारा हथियार तो आप उस पहले का ही काम में ले रहे हो। लेकिन इनकी मर्यादा पे नहीं जाएंगे। दूसरा कोई प्रश्न उठाते ही मर्यादा है, देशद्रोही है, इस प्रकार का हल्ला मचाने लग जाते हैं। मुझे तो कई बार ये शक होने लगता है, अटल जी अडवाणी जी भी देखते होंगे, तो भाई ये कौन से हुजूम को इन्होंने सत्ता पर पकड़ा दी है तो इनके कोई भी क्वेश्चन उठाए। मैं कह रहा हूं, आम जनता छोड़ो, रिटायर्ड को, फौज के जनरल कोई बात करते हैं, अधिकारी बात करते हैं, उनके लिए आप शब्द बोलने लग जाते हैं। इनके 1-2 राष्ट्रीय प्रवक्ता तो ऐसे, उनकी भाषा आप ला सकते हो क्या टीवी पे? फिर भी ला रहे हैं मीडिया पर। तो ऐसी बातें, ये मर्यादा की बात तो इनको करनी नहीं चाहिए। अगर मर्यादाहीन कांग्रेस है तो, या कांग्रेस के नेता है, उससे कहीं ज्यादा ये लोग हैं। कांग्रेस तो पूरी मर्यादा में, एक सांसद प्रश्न उठाता है तो उठाने का हक है। आप बात करते, फोन पे ही बात कर लेते, राहुल गांधी ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने ये कर दिया। अरे भाई, राहुल गांधी ने क्या बिगाड़ दिया? जो भी बात करी राहुल गांधी ने, वो आप उनको कुछ भी कहो, अगले का पॉलिटिकल आईक्यू आप मानो चाहे मत मानो, जो भी बात करिए, आम आदमी के हित की बात करिए। देश में जो आम जनता, आम आदमी चाहता है पूछना, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते हो? एक दिन रक्षा मंत्री कहते हैं हाँ इंक्लूजन हुआ है, अंदर आई है सेना, आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं 1 इंच नहीं आई है। ये सब क्या है? आप क्यों नहीं स्पष्टता रखते हो? आप जाइए, मैंने कहा ना, पहले भी सुझाव दिया, मीडिया के आदमी को ले जाते। जैसे आपने जब कश्मीर बंद किया था, कर्फ्यू लगाया था, तो आप विदेश के कुछ लोगों को ले जाके दिखा के लाए थे। आप ले जाते मीडिया, तो मैं तो कह रहा हूं कांग्रेसियों को नहीं ले जाते, सांसदों को नहीं ले जाते। आपको डर लगता है पॉलिटिकल लोगों से, तो आप मीडिया के कुछ चुने हुए जो आपसे लाइक माइंडेड थे, उनको ले जाते, एक दिखाते तो सही ला करके। आप सेना के अगर जनरल, मान लीजिए 5 जनरल या पुराने अधिकारी कोई प्रश्न उठाते हैं, तो डेफिनेटली प्रश्न है, आम जनता को इनको उसका उत्तर देना पड़ेगा। क्यों नहीं देंगे? महंगाई आप क्यों बढ़ा रहे हो? पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? आप क्यों गैस के, आप सब्सिडी हटा रहे हो, कैसे जवाब देना पड़ेगा आपको? कैसे नहीं घटाते? सबसे ज्यादा वेट है पूरे सब राज्यों में से। हर बात में कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। आप क्यों नहीं देते आम जनता को जवाब? महंगाई क्यों बढ़ा रहे हो आप? पेट्रोल डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भाव गिरे। हाँ पंकज जी, आप बोलिए, एक बार बोलिए पंकज जी, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि राजस्थान स्टेट में इस टाइम जो है, पूरे जो है देश के सबसे ज्यादा स्टेट में वेट, सबसे ज्यादा वेट कहां पर है? अरे 34% वेट है सर आपका। रिसोर्सेज है क्या राजस्थान के पास? 34% वेट है सर, जो प्राइस के सर्विस चार्जेस के ऊपर भी वेट लगता है। आपने वेट में कमी करी क्या? पहली बात। भाई आप क्या चाहते हो? सुनिए, सुन जाइए आप, सुन तो जाइए आप। और इसकी महंगाई छोड़िए आप, बिजली के बिलों की मोही क्या है भाई? बिजली में आपने कितना पैसा बढ़ाया है? और अभी जो है आप 3 महीने के बिल जो है एक साथ देकर के जो है फिक्स चार्जेस भी 3 महीने में ले रहे हैं। आपने कम से कम भी जो नहीं उस जनता से पूछिए जिससे 1800 रुपए आपने एक्स्ट्रा ले लिए, जो 100 यूनिट कर रहा है।
उसमें चलिए क्या मैं कर रहे हैं आपके आप? पास वापस लौट रहा हूँ, मैं वरुण के पास वापस लौट ये बात कहिए, देखिए वरुण जी पंकज जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार वापस लौटूंगा, ब्रिगेडियर साहब के पास में जाना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, युद्ध के लिए दो बातें जो हम पढ़ते हैं देखते हैं, मानसिक और एक जो बैकअप है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। अभी दुनिया कोरोना को सहज बात नहीं है। कोरोना से जो कैजुअलिटीज हो रही हैं, मैं कैजुअलिटी इस वजह से शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि महामारी से जो लोग मर रहे हैं, बेशक कोई कुछ भी कहे कि साहब उनके एडिशनल को डिजीज थी, उसकी वजह से स्थितियां बिगड़ी और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, जो भी कारण, लेकिन भयावह स्थितियों में आज हम, लेकिन उसके बीच ही चलिए जीवन पटरी पे लौटना शुरू हुआ। महंगाई अलग है, तनाव अलग है, हम एक तीनों तरफ से घिरे हुए हैं। और उसके अलावा नेपाल जैसा राष्ट्र जिसको हम ये मान के चलते हैं कि हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त, हमारा भाई, वो हमारे हाथ से चला गया। आप तो देखिए कि पहले तो काला पानी जिसको लेकर के अपनी जगह बताया करते थे, लिपू लेक वहां को लेकर के बताते थे, अब तो मोतिहारी बिहार का इंपॉर्टेंट शहर है, उसी को अपने नक्शे में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। तो हम कहीं ना कहीं इस तरह की पोजीशन में है कि इंटरनल और बॉर्डर दोनों ही एरिया पे अभी आपको लगता है कि कुछ हमें रिव्यू करने की आवश्यकता है, या फिर बयानबाजी से ज्यादा बेहतर होगा कि वास्तव में हमें उन पोजीशंस पे चर्चा करनी चाहिए जो हमारे अगले आने वाले टाइम पे चैलेंजेस होंगे। क्योंकि नेपाल बहुत छोटा सा राष्ट्र है, उसके स्टीयरिंग पे जो बैठेगा बहुत आराम से उसको खींच करके लेके जा सकता है। जो मुझे लगता है कि हमारे लिए चूक हो सकती है बांग्लादेश है। अभी मैं देख रहा था कि बांग्लादेश को फिर सपोर्ट करना शुरू कर रहा है चाइना। तो ये धीरे धीरे धीरे, क्योंकि पैसा उसके पास में, वो छोटा छोटा अमाउंट भी अगर किसी दूसरे मुल्क को देता है तो उसके लिए बड़ी सपोर्टिंग का काम करता है। फिलहाल हम पैसे दे सकते हैं लेकिन उस पोजीशन में नहीं जो चाइना है। तो क्या वास्तव में अभी इन तमाम पहलुओं के रिव्यू करने की आवश्यकता है? देखिए जरूर है, क्योंकि ये एक कोई साधारण बात नहीं है कि हमारे दोस्त जो थे, और दोस्ती नहीं, जो बिल्कुल गहन जिनसे संबंध थे, एक किस्म से पारिवारिक संबंध जैसे कहते हैं। और डिफेंस मिनिस्टर तो कहता है हमारा रोटी बेटी का संबंध है। ऐसे राष्ट्र भी यदि हमारे खिलाफ होते हैं तो ये दुख की बात है। तो पड़ोसी देश तो इन एनी केस, देखिए बात यह है कि आप मैं ये नहीं कहता कि किसी सरकार ने कोई उपाय नहीं किए हैं, कोई एफर्ट नहीं किए हैं कि दोस्ती बढ़ाएं। इस सरकार ने भी किए होंगे, खूब किए हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो एकदम से हमारे खिलाफ हो गया? ये हमारा वहां पर एम्बेसी है, हमारे यहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं, आई एम श्योर सब पता लगाते होंगे कि वो ऑल ऑफ ए सडन नहीं हुआ है, एक ही दिन नहीं हुआ कि आज के दिन ये हो गया, ऐसा उससे पहले नहीं था। धीरे धीरे ये एक एंटी इंडिया मूड उस कंट्री में बना है। तो क्यों बना है? उसको टाइम रहते कंट्रोल करना चाहिए था, बातचीत के जरिए करते। और कितनी आपने नेपाल को मदद दी है, उनके जो अर्थक्वेक हुआ था उसमें कितनी मदद की थी हमने, और उसके बाद में कोरोना के लिए भी हम दवाइयां भेज रहे हैं, सब कुछ भेज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमारे एंटी इंडिया एक्टिविटी करता है। तो ये तो कोई ना कोई बात है, किसी न किसी वजह से, जो सरकार जानती है, डिप्लोमेट एम्बेसी वाले लोग जानते हैं। क्या तो अब वक्त आ गया है कि डिफेंस के साथ साथ हम बॉर्डर के साथ साथ इन तमाम पहलुओं पे भी कोशिश करें कि हम वास्तव में कहीं कमजोर हैं, हमारी रणनीतिक चूक है कि हम हो क्या रहे हैं ऐसा कि जो हमारे बिल्कुल अच्छे दोस्त थे वो भी हमसे साइडलाइन हो रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए साहब। इन एनी केस सब सरकार कर ही रही होंगी और ये सरकार भी कर ही रही होगी, लेकिन जो शायद इकोनॉमिक फ्रंट पे इस सरकार के जो भी कदम रहे हैं उनमें कोई ना कोई कमी रही है, जिसकी वजह से सरकार ये कोरोना से पहले भी इकोनॉमिक में बहुत वीक हो गई थी। ब्रिगेडियर साहब एक सवाल हो रहा है मेरा, लगातार जो वहां से इनपुट्स आ रहे हैं उसके लिहाज से ये कि तनाव बढ़ता जा रहा है गलवान घाटी पे। अगले दिन तो हमने देखा था कि एक बयान आया कि बिल्कुल इसको सहमति बनी है कि दोनों तरफ से तनाव कम किया जाएगा, लेकिन फाइटर प्लेन्स जिस तरह से वहां पहुंच रहे हैं और आवागमन जिस तरह से बढ़ा है तो वो कुछ संकेत और दे रहा है। ऐसी पोजीशन में क्या होगा? क्या तनाव बढ़ता चला जाएगा या फिर हम ये कह करके चलें कि एक दूसरे को ये दिखाने की आवश्यकता इस वक्त हम आपसे कमजोर नहीं, हम आपसे कमजोर नहीं है, और ये बिल्कुल जरूरी है और इसी से शायद हो सकता है कि वो सकारात्मक रास्ता निकले? नहीं, वो सब कोई आज चाइना को ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, हमारे से चाइना की छुपी हुई नहीं है कि उनकी कितनी ताकत है, हमारी क्या ताकत है।
आज दिखाने से कोई फायदा नहीं है। उनको पता है एग्जैक्टली हमारी कितनी ताकत है, हमें उनकी ताकत कितनी एग्जैक्टली पता है। लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि देखिए आज सरकार का स्टेटमेंट था कल का था कि हमने फौज को छूट दे दी है, वो जो चाहे मर्जी करे, जो हथियार की पाबंदी थी वो हमने छूट कर दी है। मेरे ख्याल से जो संधि थी 96 की और उसके बाद में 2005 और 8 में और उनमें इंप्रूव किया गया, उससे दोनों देशों को फायदा था। जो CBM है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, वो किसी इंडिया के खिलाफ नहीं थे, ना चाइना के खिलाफ थे। वो दोनों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप सामने सामने आते हो तो फायरिंग ना करें। और अभी क्या है, धीरे धीरे ये डीजेनरेट हो गया, क्योंकि रिश्तों में किस तरह से खटास आई है, या किस तरह से जब नेगोशिएशन चल रहा है उस वक्त कैसे मेरे हिसाब से तो देखिए, एक मीडिया में बड़ी खबर आई कि एक हमारे लेफ्टिनेंट ने सिक्किम में जब वो नाकुला में जब एंगेजमेंट हुआ तो उसमें एक मेजर नो अभी जो नकुला में जो हुआ, तो नकुला में मई के महीने में जो 5 या 4 मई को हुआ, उसमें हमारे एक लेफ्टिनेंट ने चाइना के मेजर को थप्पड़ मार दी। तो ये जो है ना, इस किस्म का यदि उन्होंने किया भी है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे, ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल एक किस्म के आर्मी को आर्मी से किस तरह से डील करना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए किया गया था। ये हाथ ऊपर नहीं करेंगे, हथियार नहीं लगाएंगे और कोई वेपन इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हाथों से कोई किस्म को मारपीट नहीं होगी। इस किस्म की जो चीजें थी दोनों के फायदे की थी। तो इसी का मेरे ख्याल से वो मीडिया में काफी किया कि, और कईयों ने बढ़ चढ़ के बताया कि हमारे लेफ्टिनेंट ने उसके थप्पड़ मार दी साहब और ये हुआ। मेरे ख्याल से उन्होंने इस चीज का, और कोई भी बात हुई होंगी मुझे नहीं पता, कि कोई ना कोई उनमें उनका खून खुला है और इसकी वजह से वो एक दिन करूर हुए हैं। और तो कुल मिलाकर के ब्रिगेडियर साहब ये माना जाना चाहिए कि ऐसी जो तनावपूर्ण स्थितियां होती हैं, एटलीस्ट जो हमारे बॉर्डर्स जो सिक्योरिटीज या बॉर्डर की जो पोजीशन होती है, अगर कहीं कोई पोजीशन हो तो उसमें थोड़ा सा ये कहें कि बड़ा संवेदनशील मामला होता है, उसमें और जरूरत है सतर्क रहने की, बयानबाजी हो चाहे दूसरी चीजें हो। ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं सही कहना चाहता हूं कि इस बात को आप देखिए, आपके इरादे साफ होने चाहिए। डू यू वांट टू गो टू द वॉर? यदि आप वॉर के लिए जाना है तो आपने कुछ भी करने से कोई हिचकना नहीं चाहिए। जब आप जानते हैं कि आपको लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि लड़ाई बहुत ही खतरनाक और बहुत ही नुकसानदायक है देश के लिए। इस वक्त देश लड़ाई के लिए तैयार भी नहीं है, ना हमारी इकोनॉमी तैयार है, ना हमारी राजनीति या जो बाकी सामाजिक स्थिति है वो इसके लिए तैयार है। आर्मी जरूर एक दूसरे के लिए तैयार है, लेकिन आर्मी इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर। बाकी लड़ाई आर्मी ने नहीं लड़नी है। पीछे आजकल जो लड़ाई होगी वो पीछे दिल्ली में भी बॉम्ब गिरेंगे, तो इसलिए आपको कैसे वो मैनेज करना है, ये मेरे ख्याल से इसको डी एस्केलेट करना चाहिए था। प्रोसेस चला था, अच्छी बात थी। वो कैसे क्या हुआ, इसको रास्ते से डिगना नहीं देना चाहिए। सरकार की यही एफर्ट होनी चाहिए कि जो भी आप देखिए, उन्होंने हमारे सीओ को मारा, हमने उनके सीओ को मारा, आई एम श्योर उनकी कैजुअलिटी भी उतनी हुई है जितनी अपनी हुई है या उनसे ज्यादा हुई है। तो इसलिए आप एक कोई ज्यादा खून खोलने की जरूरत नहीं है कि साहब उन्होंने हमारे साथ ये बर्बरता की और ये किया। हमने भी उनके साथ उनको सबक सिखाया है। हालांकि वो मानता नहीं है, वो दूसरी बात है, नहीं माने, लेकिन सरकार को ये साफ साफ सरकार ने बताया, अंदर से तो मालूम है, अंदर से तो मालूम है कि उनके भी कैजुअलिटीज हुई है। देखिए, हमारे एक राजस्थानी में कहा होता है, हमने उत्तर पात्र कर दिया, अभी बराबर हो गया मामला, इसको आगे ना बढ़ाएं, मैं तो ये कहता हूं। और आपको ये आगे आइंदा से ध्यान रखें कि हम स्ट्रांग बनना है, हमने सुपर पावर के साथ सुपर पावर बनना है। उसके लिए इकोनॉमिक जो भी आपको मेजर लेने चाहिए को मैं लौटूंगा आपके पास में वापस। मैं एक बार करोड़ी सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। सिंह साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि भारत के दोस्त बहुत सारे हैं, बनाए भी हैं, प्रधानमंत्री जी ने 6 साल में बहुत सारे प्रयास भी किए फॉरेन टूर्स के साथ में। आज की जो पोजीशन है, क्योंकि ट्रंप लगातार ये बात कहते हैं कि भारत और चाइना के बीच मैं मध्यस्थता को तैयार हूं। कभी कहते हैं कि भारत ने कहा कि मध्यस्थता करिए, लेकिन भारत खारिज कर रहा है, और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि बात केवल अमेरिका की नहीं है, दुनिया भी बिलीव नहीं करती है कि ट्रंप 2 मिनट पहले क्या कहते हैं, 2 मिनट बाद में कुछ भी कह देते हैं। लेकिन यहां ऐसी पोजीशन में एक मध्यस्थता की बात आती है कि दोनों देश, क्योंकि भारत
और पाकिस्तान के बीच जिस तरह की स्थिति है, भारत और चीन के बीच थोड़े डिफरेंट है। पाकिस्तान और हम किसी भी तरह का दबाव बना सकते हैं, लेकिन चाइना पे इस तरह का दबाव अभी बनाने की पोजीशन में भारत है नहीं, जो सच्चाई है। तो ऐसी पोजीशन में जैसे कि अभी रशिया टूर पे गए हुए हैं राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बैठक होनी है वहां पे, चाइना, भारत और रूस की। तो ये कुछ ऐसी, ये वीक काफी, ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण वीक है, और भारत के लिए एक अग्नि परीक्षा भी है, और भारत के लिए कूटनीतिक रणनीति जो है उसके इफेक्ट का टाइम भी है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो वीक है भारत के लिए ऐसा चैलेंजिंग है कि जिसमें कुछ न कुछ असर दिखना चाहिए, और अगर ये इफेक्टिव नहीं हुआ तो थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं? देखिए योगेंद्र जी, आपने कहा कि ये सप्ताह बड़ा क्रूशियल है, और इस हफ्ते में कुछ ऐसे निर्णय होंगे, इस तरह की गतिविधियां होंगी जिससे अगले हफ्ते तक निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक परिणाम आने हैं। मैंने क्यों कह रहा हूं, इसका कारण है। देखिए, मैं भगवान सिंह जी का विचारों की कदर करता हूं। एक सैनिक पृष्ठभूमि के चिंतनशील व्यक्ति का अपना यही विश्वास होना चाहिए। हमारे राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने दलीय दायित्वों को पूरा कर रहे हैं, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें व्यवहारिकता में रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से अब हमारी कूटनीति और जो सरकार जिस तरह की नीति चला रही है वो एकदम व्यवहारिकता पे है। और उस व्यवहारिकता में यह है कि हम ये समझते हैं कि चीन ये चाहता है कि भारत अमेरिका का अलाई नहीं बने, और ये इंप्रेशन देने के लिए भारत ने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। हमारे विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की, सैनिक स्तर पे जो हो रहा है। अब रशिया में हमारे रक्षा मंत्री एक मिलिट्री डेलीगेशन के साथ गए हैं कि हमारे को मिलिट्री इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह की जरूरत हो, वो बातचीत होगी। कल हमारे विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री, तीनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। ये निश्चित है कि इसमें द्विपक्षीय मुद्दों को या इसको स्टैंड ऑफ को लेके, बॉर्डर इश्यू को लेके बातचीत नहीं होगी, लेकिन एक विश्वास बहाल जरूर होगा। तो रशियन राजनेताओं से पूछा गया कि क्या आप मीडिएट करना चाहते हैं, तो रशिया का बहुत ही नबा तुला जवाब था कि दोनों देश कॉम्पिटेंट हैं, दोनों देश समझदार हैं, अपना मामला ये सुलझा लेंगे, हमें विश्वास है। जैसे ट्रंप कहते हैं कि मैं मीडिएट करने को तैयार हूं, या चाइना एक रोग स्टेट है, उससे वहां के विदेश मंत्री ने कहा। तो इस तरह का मेरे ख्याल से स्थिति को बिगाड़ने की स्थिति है, सुधारने की नहीं। तो अब इसके बाद में तो कल मीटिंग होगी विदेश मंत्रियों की, तीनों देशों की। उसके बाद एक दूसरी मीटिंग और होनी है जो चीन और भारत को लेके है, वो है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन ग्रुप। ये 2012 में भारत और चीन में बना था, और इसका काम था कि बॉर्डर एरिया में शांति बनाए रखने के लिए बॉर्डर एरिया को कैसे डील किया जाए, इसके लिए ग्रुप बना था। उसमें शिवशंकर मेनन हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। उसकी 14 मीटिंग हो चुकी हैं, और इसी हफ्ते ये रशिया जो तीनों देशों के विदेश मंत्री की मीटिंग के बाद मीटिंग होनी है, और उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ सकारात्मक चीजें उभर कर सामने आएंगी, और बॉर्डर पे शांति निश्चित रूप से स्थापित होगी, क्योंकि दोनों देश ये नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। और दूसरा, आपने वो बाइकाट वाली बात पहले की थी चाइनीज वस्तुओं का, तो उसमें एक समस्या आती है। उसमें यह है कि देखिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए। आज हम अपने बॉर्डर बंद करके बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे दूसरे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे वियतनाम से है, तो चाइनीज गुड्स वियतनाम के थ्रू आएंगी, सिंगापुर के थ्रू आएंगी। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच है, दुबई के थ्रू व्यापार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक बात मैं जानना चाहता हूं कि माहौल और पोजीशन हमेशा किसी भी संधि के लिए, टेबल टॉक के लिए बड़ी एक महत्वपूर्ण होती है। चाइना में मीडिया कुछ अलग बात कहेगा, वहां का एटमॉस्फेयर अलग बात कहेगा, लेकिन अगर किसी तीसरे देश में जाकर के आप चर्चा करते हैं, उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। ये आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री कहती है, क्योंकि एक माहौल बदलता है उससे। तो यहाँ पे आपका जो कहना है उससे एक बात निकल करके आ रही है कि चाइना भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उसको यह संदेह है कि हम अमेरिका की ओर इतने झुकते जा रहे हैं, उसके साथ इतने लगते जा रहे हैं कि अगर मैं कल को सुपर पावर बनने, उसको तकलीफ भारत से नहीं है, चाइना को अमेरिका से ज्यादा तकलीफ है। और
ट्रंप जैसा वहां का राष्ट्रपति है तो आप समझ सकते हैं कि तलखी ज्यादा है, क्योंकि ओबामा के टाइम पे इतनी नहीं थी जितनी आज ट्रंप के टाइम पे है। ये बयानबाजी, कोरोना, तमाम जो चीजें हैं वो उसमें ये कह सकता हूं कि खाद का काम कर रहा है। तो यहाँ एक ये कह सकते हैं कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं चाइना, क्योंकि वो ये चाहता है कि किसी भी तरह से भारत वो न्यूट्रल रहे, बेशक हमारे साथ में ना रहे लेकिन न्यूट्रल रहे, अमेरिका की गोद में ना बैठे। ये माना जा सकता है शायद यही एक वजह है कि जिसकी वजह से तमाम घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। एक कारण ये भी है, लेकिन दूसरा कारण, घरेलू कारण भी दोनों देशों में है। दोनों ही देशों में जो राष्ट्रवाद की हवा ऐसी इतनी तेज है, दोनों राष्ट्रों में, चीन में भी अब राष्ट्रवाद की हवा बहुत तेज है, हमारे यहाँ भी बहुत तेज है। तो जो राष्ट्रवाद की हवा है वो थोड़ा सा भी डिस्प्यूट होता है तो उसको दुश्मनी के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। ये चीन के साथ भी है, ये भारत के साथ भी है। और जो राष्ट्रवाद की तेज हवा है उसको भी ध्यान में रखते हैं जब नेता लोग बात करते हैं। तो जब नीति निर्माण होता है, निर्णय होता है, तो सेना का दृष्टिकोण होता है, जनता का दृष्टिकोण होता है, अंतर्राष्ट्रीय चीजें होती हैं, घरेलू राजनीति। हमारे देखिए दो कैबिनेट मंत्री रसिया दौरे पर हैं, कुछ इसका रिजल्ट आपको लगता है कुछ निकल करके आ सकता है? राजनाथ सिंह और एस जयशंकर डायरेक्टली रशिया से नहीं, रशिया बैकग्राउंड में रह के हमारी हेल्प करता है, मदद करता है, दोनों को नजदीक लाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जो वर्किंग मैकेनिज्म है, जिसकी मीटिंग होगी, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन का ग्रुप है जो बॉर्डर को लेके है, उसकी मीटिंग भी इसी हफ्ते होगी। तो उसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार होगी और निश्चित रूप से अगले हफ्ते तक मीडिया को शायद और हम सब लोगों को एक सकारात्मक चीज मिलेगी और ये डी एस्केलेशन होगा, ये निश्चित रूप से होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल इसी उम्मीद की जानी चाहिए। एक सकारात्मक दृश्य आपको दिखाई दे सकता है। तनाव पहली मर्तबा चाइना के साथ में नहीं है, कई बार ऐसे हालात बन चुके हैं, लेकिन हाँ ये 62, 67, 75 उसके बाद, लेकिन अभी जो स्थिति हल्की फुल्की डोकलाम और दूसरी जगह अरुणाचल प्रदेश में वो अपना दबाव बनाता रहा। बहुत सारी चीजें होती हैं। पिछले दिनों की मुझे अच्छे से ध्यान है कि भाजपा के सांसद जो अरुणाचल प्रदेश से हैं, उन्होंने कहा कि कुछ गांव हैं अरुणाचल प्रदेश के, वहां पे चीनी लोग हैं, वो दबाव डाल करके अपने वहां पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें गौर फरमाना होगा। लेकिन बात सही है कि देश में जो लेकिन स्थितियां बनी हुई हैं, कोरोना हो, चाहे महंगाई हो या फिर तनाव हो, गुजारिश यही है कि इन तमाम चीजों को हैंडल करने के साथ साथ हमारी सियासत को भी हैंडल करना बहुत जरूरी है। ये काम राजनीतिक दल कर सकते हैं, चाहे महंगाई पे लगाम लगाना हो, क्योंकि राजनीतिक दलों की ओर से ही जो पार्टी मेंबर्स जीत के आते हैं उनकी सरकार बनती है। हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तय आप लोगों को ही करना है कि मुद्दे क्या होने चाहिए और किनको हमें गौण करना है, किनको हाईलाइट करना है। लेकिन ये बात जरूरी है कि देश साथ खड़ा है और ये भरोसा करना चाहिए। और ये भरोसा है, मुझे लगता है इसी से कोई पॉजिटिव सोच निकल करके आ सकती है। और अगला जो वीक, या ये कह के चल सकते हैं ये जो हफ्ते 10 दिन का टाइम है, काफी महत्वपूर्ण टाइम है। इसी में इस बात की रंगत दिखाई जरूर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।